बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये बात तो रोज़े अव्वल से ही तय है कि नामूसे रिसालत पर एक भी उम्मती, एक भी आशिकाने रसूल किसी भी किस्म का समझौता करने से पहले अपनी जान का नजराना देने से दरेक नहीं करेगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साबिक सरबरा मरहूम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, जिन्होंने नामूसे रिसालत कानून और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी काम किया, 2017 में ख़त्म नबूवत बिल का मामला नजर आया था, या 2018 में तौहीन रिसालत की मुर्तकिब आसिया बीबी की रिहाई के मामले पर हमने देखा कि TPL ने मुल्क गिर एहतजाज किया, सरकारी और अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। हुकूमत ने उस वक्त मुज़ाकरात किए और मामला ख़त्म हुआ। गुज़िश्ता साल एक बार फिर फ्रांस में तौहीन आमेज़ खाकों के इजरा पर मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा पाया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने भी शदीद एहतजाज किया। खादिम हुसैन रिजवी उस वक्त हयात थे, उन्होंने न सिर्फ धरना दिया बल्कि हुकूमत से फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के साथ साथ तमाम सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर मुल्क गिर धरना और एहतजाज किया गया। हुकूमत ने उस वक्त मुज़ाकरात किए और मुआहदा तय पाया। उसके बाद खादिम हुसैन रिजवी का इंतकाल हुआ और उनके बेटे अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कमांड संभाली। मुआहदे की रूह से नाज़रीन मुद्दत पूरी हो चुकी और हुकूमत ने फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर नहीं किया, जिस पर उनके साहबजादे ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया और रियासत की रिट को चैलेंज किया, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल यहाँ ये है कि जो तमाशा हम मुल्क में 3 दिन से देख रहे हैं, मजहब के नाम पर मुल्क को मफलूज कर देना, अवामी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, जाने लेना, क्या ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थीं? और रियासत जो पहले खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती नजर आई, 3 दिन के बाद इस तंजीम पर पाबंदी लगाना, दुनिया में जग हसाई करवाना, क्यों? जस्टिस फाइज ईसा के खबरदार करने के बाद भी हमने देखा था कि हुकूमत ने उस तरह के इकदाम नहीं उठाए जो अब उठा रही है। इन्हीं तमाम सवालों को उठाया आज के शो में। मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नादिर बलोच, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़्ज़िया निगार हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नादिर बलोच, जिस तरह हम बात करें तहरीक नामूस रिसालत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के हवाले से जब भी कोई मामला होता है, हुकूमत पाकिस्तान तो आवाज़ उठाती है, दीगर दुनिया के मुस्लिम ममालिक भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जो खादिम हुसैन रिजवी थे उन्होंने बड़ी जोरदार आवाज़ें उठाई। ना सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि उन्होंने हुकूमत को चैलेंज किया, रियासत को चैलेंज किया, एहतजाज किया, धरना दिया, और वो उनकी तंजीम का एक ट्रेंड सेट हो गया था। हर दफ़ा हुकूमत ने मुज़ाकरात किए। क्या TLP का ये जो तरीक़ाकार है उसको आप सही समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाज़िया बहुत शुक्रिया। ये मेरे ख्याल में तीसरी मरतबा हो रहा है इस हुकूमत में। नवंबर में आपको याद होगा कि यहाँ पे खलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब आए थे, बात बैठे थे। अच्छा, एक तो मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है, अगर ये अच्छा, आपकी आवाज इको हो रही है? ऑडियो, हाँ जी, मुझे अब खुद सुनाई देगी जी। अब बोलिए नादिर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि नवंबर में भी यहाँ पर मामला पेश आया था। उसके बाद एक मुआहदा हुआ था जिसमें वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी साहब शामिल हुए थे और 3 माह का ये एक मुद्दत मांगी गई थी जो 17 फरवरी को एंड हो रही थी। हमने देखा कि 17 फरवरी को फिर शेख रशीद साहब वजीर दाखिला बने, वो शामिल हुए, पीर नूरुल हक कादरी, मुज़ाकरात के फिर दौर हुए, फिर ज़िमनी मुआहदा हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि उस ज़िमनी मुआहदे का ऐलान किसी और ने नहीं, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब ने किया। और साबिर शाकिर साहब जो ARY के सहाफ़ी हैं, उनको बुलाकर उन्होंने इसका इजहार किया कि हम 20 अप्रैल तक ये मामला जो है कौमी असम्बली में पेश करेंगे और ये मामला हल हो जाएगा। इस सारी सूरत हाल में दिलचस्प सूरत हाल कहें या अफसोसनाक सूरत हाल उस वक्त बनी कि जब तहरीक लब्बैक की क़यादत को ये बावर होना शुरू हो गया कि हुकूमत ने हमें ईद तक, यानी कि ये मामला अपनी डेडलाइन से ऊपर जा रहे हैं, और इन्होंने इंतजार नहीं किया। और हमने देखा कि उजलत का मुजाहरा करते हुए 11 सितंबर को साद रिजवी साहब ने बाकायदा हुकूमत को एक बावर कराया कि जब 21 अप्रैल की तारीख रात 12 बजेंगे तो 12:01 पर हम अपना लॉन्ग मार्च फैजाबाद की तरफ शुरू कर देंगे। फिर हमने देखा कि इस ऐलान के साथ ही अगले दिन उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाती है। अब मुझे नहीं पता कि इस गिरफ्तारी के बाद हुकूमत को इसके कॉन्सिक्वेंसेस का इस सतह पर इल्म था या नहीं, लेकिन आज जब मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया वजीर दाखिला शेख रशीद साहब की, और वहां पर मौजूद था, और मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि शेख साहब ये जो आप लोग बैन कर रहे हैं, इससे पहले भी तंजीमें बैन हुई हैं, इससे पहले भी मामलात हुए हैं। हमने देखा कि लोग नाम बदल कर आ जाते हैं, लोग जो है फिर आपके साथ। इस वक्त भी पंजाब में एक
अहले सुन्नत वल जमात का अकलौता रुकन जो है आपका इत्तेहादी है, तो ये बैन करना तो मामले का हल नहीं है। और दूसरी बात ये कि 20 तारीख इतनी दूर थी, उससे पहले पहले इतनी गिरफ्तारी और ये मामला ये समझ से बालातर हैं। उनका यही कहना था कि हमें जो है ठोस मालूमात थी। खुद पीर नूर अल कादरी जो वजीर मजहबी अमूर है, उन्होंने भी कहा कि हमें कभी इम्कान था कि ये फैजाबाद आना चाहते थे, फैजाबाद पर कब्जा करना चाहते थे और ये चाहते थे कि पूरा मुल्क जो है मफलूज कर दिया जाए। जहां तक आपका सवाल है कि इस तरह का एहतजाज यकीनन कोई भी पाकिस्तानी, ठीक है, इस मामले पर जैसे आपने शुरू में कह दिया, एक इंतहाई हसास मामला है। हर मुसलमान की एक दिली वाबस्तगी है और उस वाबस्तगी के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन किस कीमत पर, कि क्या आम आवाम जो है उनका, मैं यहाँ पर पिंडी में जितने मुजाहरे हुए, अभी मैं हर रोज जाता रहा हूँ, वहां पर ये जो रेलवे मेट्रो स्टेशन है, जो ऊपर का ट्रैक है, वहां पर मैंने देखा, वहां पर जो मेट्रो स्टेशन की जो सड़क थी जिस पे मेट्रो चलती है, वहां पर जो टाइलें थी उनको तोड़ा गया, उनके पत्थर बनाए गए। और मैंने उन लड़कों से बकायदा इंटरव्यूज किए हैं, मैंने उनसे ये सवाल रखा है उनके सामने, ये जो आप कर रहे हैं इससे तो आपका मुकदमा कमजोर होगा, बढ़ेगा नहीं। बहरहाल उनका कहना था कि जब रियासत हमें दीवार से लगा रही है, जब वो हमारे ऊपर फायरिंग करेंगे, जब वो हमारे ऊपर पासो गैस की शेलिंग करेंगे, तो फिर हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो ये वो सूरत हाल थी वहां पर। जी कुछ कहना चाह रही है? जी, मैं महमूद शाह साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगी। महमूद शाह साहब, क्या वजह है कि हमारी हुकूमत में वो दूरअंदेशी नहीं है, हमारी हुकूमत में वो हिकमत अमली तय करने की सलाहियत नहीं है कि आपने इतने हसास एजेंडे को आपने इस, मैं समझती हूँ कि बेहतर आप समझते होंगे कि इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। जिस तरह मुझे नादिर बता रहे हैं कि अभी तो उसमें टाइम था 20 अप्रैल का, आप कोई गुफ्तो शुनीद करते, आप मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश करते, अगर फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह था, या कोई और हिकमत अमली तय की जा सकती थी? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये एक कोशिश है जिधर मजहब इस्लाम को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मकासद के लिए। दरअसल अगर हम देखें ब्रीफ हिस्ट्री में, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब मुस्लिम लीग का यहाँ इंतखाब हुआ और जो ये पाकिस्तान के इलाके हैं इसमें उनकी परफॉर्मेंस कोई ठीक नहीं थी, तो उन्होंने पूछा तो किसी ने उसको बताया कि ये जो पंजाब है अभी हमारा, इसमें ज्यादातर ये बरेलवी नुक्ता नजर जो है फिरका जो है वो है और आपको उनसे बात करनी चाहिए या उनको अपील करना चाहिए। तो जो नेक्स्ट इलेक्शन में उन्होंने कहा कि जितने भी खानकाएं हैं, मज़ारात हैं और उनके जो इंचार्ज है वो मुसलमानों की मदद करे। तो मेरे ख्याल में इस वजह से नेक्स्ट इलेक्शन में मुस्लिम लीग को पूरे वोट मिले और मुस्लिम लीग एक उसकी वजह से एक एस्टेब्लिश पॉलिटिकल एंटिटी बनी। तो ये जो दूसरा अभी हमने देखा था पिछले दिनों के, ये जो हमारे इधर खेती में जो है देवबंदी नुक्ते नजर के लोग ज्यादा हैं, तो ये जो तालिबान वगैरह हैं उनको कह रहे थे कि ये जो है ज्यादा देवबंदी है और ये ज्यादा जो है, लेकिन उनके मुकाबले में वो कहते हैं कि ये जो बरेलवी फिरका है उनके लोग पुरअमन है और इसके साथ सूफीज़्म को मिला के ये कि इसको जरा फरोग दिया जाए ताकि सख्ती जो है जो देवबंदी में है वो कम हो। तो मेरे ख्याल पे ये पुरअमन लोग हैं, लेकिन जब आप उसमें से किसी चीज को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ नारे आप लगाने, जो खास नारे आप बनाते हैं, तो ये वो सियासत है जो कि बिगाड़ देती है। और दूसरी बात ये है कि आप हुकूमत के साथ आप मुतालबा कर सकते हैं, हुकूमत के साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत को अल्टीमेटम नहीं दे सकते। मेरे ख्याल बुनियादी तौर पे जो इससे पहले थे खालिद रिजवी साहब, वो दीदा से आदमी थे, वो समझते थे और मेरे ख्याल में एक्सट्रीम पे नहीं जाते थे। अभी जो लीडर है ये यंग है और मेरे ख्याल में इसने कोई नहीं देखा और वो इंतजार कर सकते थे 20 अप्रैल का, और मेरे ख्याल में उन्होंने काल वगैरह दे दी।
जिसकी बात उनसे कंट्रोल नहीं हो सका। उनको मालूम नहीं है कि इतने दूर दराज इलाकों में लोग जज्बाती हो जाते हैं और आपने देखा है कई पुलिस वालों को शहीद किया, कई दूसरे लोगों को। तो मेरे ख्याल में हुकूमत जो कुछ भी कर रही है मैं उसको समझता हूँ कि इस तरह और भी तरीके थे शायद, लेकिन दूसरी तरफ जब आप देखते हैं तो वो यंग लीडरशिप, उसको ये नहीं मालूम आपस में भी इख्तिलाफात और इनकी तालीमी काबिलियत इतने सोचने की कि भाई आप लोग जो है वो तो अमन के लिए मशहूर है। जैसे मैंने आपको ये हिस्ट्री बता दी, ये जो एक्सट्रीमिज्म है इसकी तरफ आप नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप जाते हैं तो आप नुकसान उठाएंगे। ठीक है। और नुकसान ये है कि अभी ये जो पाबंदी है मैं समझता हूँ कि ये उस पॉलिटिकल एम्बिशंस पे पाबंदी है। ये जो फिरका है ये रहेगा, ये इसी तरह ही रहेगा, ये पुरअमन रहेगा, लेकिन ये जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की सियासत के लिए, ये इंडिया में भी हो रहा है कि वहाँ मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक गलत चीज है और हम इसकी सजा भुगत चुके हैं। ठीक है। अच्छा नादिर, आपको क्या लगता है क्यों हुकूमत ने इस तंजीम पर पाबंदी, मजहबी तंजीम पर पाबंदी लगाई, जो कि एक सियासी जमात के तौर पे भी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है? FATF की बात करें तो शिद्दत पसंदों की जो लिस्ट थी उसमें TLP तो मौजूद नहीं था। क्या वजह थी कि अब जाके हुकूमत ने इस तंजीम पर पाबंदी लगाई है? पहले हमने देखा था कि जब खादिम हुसैन रिजवी थे, जैसे कि महमूद साहब ने भी कहा कि वो एक जहां दीदा सोच रखते थे, तो क्या हुकूमत को भी ये एहसास हो रहा है कि वो उस तरह से, ये तंजीम उस तरह से मुत्तहिद नहीं है, उस तरह से उसका प्रेशर नहीं है, उनके बेटे जो हैं वो सही तरीके से मामलात, कुछ चीज़ों को नहीं लेकर चल रहे, इस वजह से पाबंदी लगाई है? जी शाजिया, आपको याद होगा 2018 में जब धरना हुआ था तो उसमें पीर अफजल कादरी साहब ने एक बड़ा स्टैंड लिया था और पाक फौज के हवाले से भी उन्होंने फतवा जारी किया था, जिसके बाद बड़ी सतह पर गिरफ्तारियां हुई थी और पीर अफजल कादरी गिरफ्तार हुए, जेल गए थे। मरहूम खादिम रिजवी साहब भी जेल में गए थे। बाद में पीर अफजल कादरी ने जो है माजरतनामा, अपना फतवा वापस लिया, माफी मांगी थी गैर मकसूद। ये तारीख है, लेकिन एक सूरत हाल है। अब ये 20 तारीख जो आ रही थी, मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को अपने पे खिलाया और वो खेल में गए, और उस खेलने के साथ हमने देखा कि सबसे पर आगे एक के ऊपर अलग गिरफ्तारियां हैं, रहनुमाओं की जितने भी बड़े लीडर बने हैं गिरफ्तार हुए, जेल में बंद रहे। यहाँ पर हमने जो सेकंड है उस अपने को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आएंगे। सरकार को बहुत कुछ करते रहे, आजाद उसमें क्रिमिनल जो एलिमेंट था वो भी शामिल हो गया। आप हैरान के तालिबान पाकिस्तान जैसा अहले सुन्नत बरेलवी मज़हब के साथ दस्तियाबी तसादुम है, उसके बावजूद उसकी किया। तो यहाँ मेरी चेयरमैन सुन्नी काउंसिल हामिदा से बात हुई, इस बात पे हैरान थे कि ये बात। मुझे नादिर की आवाज़ में बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है, उनकी बात समझ में नहीं आ रही है। महमूद साहब, तब तक मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। सर, आपको क्या लगता है कि दीगर जो दुनिया के मुस्लिम ममालिक हैं उस तरह के एजुटेशंस हमें नहीं, गो के वहाँ पे भी हमने देखा है कि वो मुज़ाहमत करते हैं, एहतजाज ज़रूर करते हैं, मगर कभी तोड़ फोड़ नहीं करते, कभी वहाँ के पीसफुल तरीके से उनका एहतजाज होता है, चाहे वो हज़ारों लाखों की तादाद में हो। हम बहैसियत मिनहसुल कौम जो हैं क्यों इतने इश्तियाल अंगेज हैं कि हम हर बात को समझते हैं कि डंडे के जोर पे जब तक हम हेट नहीं करेंगे हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। ये क्यों हमारा तो इम्तियाज बन गया है? हमारी तरफ जो है सियासत जो है उसमें कोई उसूल नहीं है, और मेरे ख्याल में बेसिकली हमारे जो सियासतदान है वही लोगों को एजुकेट करते हैं। ठीक है। एक तो जो मौजूदा वैसे तालीमी स्टैंडर्ड है वो हमारा इतना पुअर है, लेकिन साथ ही हमारे सियासतदान भी अपने मकासद के लिए किसी भी स्टेज पे जाते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है उनको मालूम है कि हुकूमत क्या कर सकती है। आफ्टर ऑल एक स्टेट है और स्टेट के रेट को आप इस तरह चैलेंज नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में आप क्या किसी चैलेंज कर सकते हैं तो आपने
ऐसी चप्पियां पहनी और अच्छा, ऐसा नहीं है महमूद साहब, इस तरह भी हो सकता है कि जब हम बात करते हैं कि ये जो जितनी तंजीमें हैं, कलअदम तंजीमें, कहीं ना कहीं इनका ताने बाने इस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं। अब ये जो टीएलपी की जो इस तरह हम देख रहे हैं कि 3 दिन से उन्होंने हुकूमत की रिट को, रियासत को चैलेंज किया है, तो कहा यह जा रहा है कि पहले इनको जो है आप अपनी अम्ब्रेला देते हैं, उसके बाद जब मामला हाथ से निकलने लगते हैं तब फिर आप इन पर लाठी चार्ज करते हैं या इनको बैन करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी ईसा फायज ने एक बात की थी, इनके टीएलपी के हवाले से एक्शन लेने की बात की थी। उस वक्त रियासत ने उसको संजीदा नहीं लिया था और रियासत डील का खेल खेलने लगी, हजार रुपए देने की वीडियोस जारी हो गई। ये सब मामला खुद रियासत नहीं इस नहज पर पहुंचने की जिम्मेदार है? ये बिल्कुल जिम्मेदार तो नहीं है, पर बासूरत उनकी जो हैंडलिंग है मैं समझता हूँ कि वो श्रापी है, वो ठीक नहीं है। ठीक वक्त के ऊपर जिस तरह वो कहते हैं ना, स्ट्रिक इन टाइम सेव्स टाइम, तो हर वक्त जो है कोई आदमी गलत बात करता है तो उसको जब आप स्टिक आउट करते हैं तो इसका मतलब है कि उसको फर्दर तबाही से आप बचाते हैं। जिस तरह बच्चे को आप एक दिन थोड़ी सी चीज पे मना नहीं करेंगे तो अगले दिन वो उससे बड़ा कुछ कर लेगा, उससे आगे। स्टेट जो है वो एक पेरेंटल की उनकी पोजीशन है, वो देखे कि आप अगर किसी जगह उसको ठीक नहीं डील करते, जो आप मैं देख रहा हूँ कि आपने बात भी की कि ये जो इन्होंने बातचीत की और उनको किराया देने की क्या जरूरत थी। मैं खुद आर्मी से हूँ, मैं समझता हूँ कि ऐसा जो है चीज करने की क्या जरूरत है। बस बातचीत करें, दस्तखत करें और उनको कहें कि चले समझा दें। लेकिन अगर आप उस वक्त भी इस तरह की चीजें करते हैं या कई मौके पे चीजें हैं जो कि सही नहीं होती, इसलिए आपके ये जो लोग हैं, मिसाल के तौर पे इंटीरियर सेक्रेटरी रह चुका हूँ इधर सूबे में, तो मुझे मालूम है कि जो भी काम आपने करना है सोच समझ के करना है और उसको ऑन टाइम बताना है, तो उससे चीजें ठीक। तो जब हम अपने आवाम की बात करते हैं, उनकी बिहेवियर की बात करते हैं, वहाँ पर हुकूमत की तरफ से भी जो हैंडलिंग है वो उसके ऊपर एतराज किया जा सकता है कि ये ठीक हैंडलिंग नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरान या जिसको हम गुड गवर्नेंस कहते हैं वो नहीं है, तो वो ऑल राउंड नहीं है कि जिसके ताल्लुक जो है वो लॉ एंड ऑर्डर से है, वहाँ पर सही इक़दाम हर वक्त जो है वो लेने चाहिए। अच्छा नादिर, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि उस वक्त बड़ा सीरियस मैटर उठाया था जस्टिस काजी ईसा फायज ने और नेक्टा की भी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी अहम सवालात उठाए गए थे, उस पर भी एक्शन नहीं लिया गया। फिर हमने देखा कि काजी ईसा फायज साहब को कहाँ किन किन मामलात में जो है वो उलझाया गया। क्यों हमारी रियासत जो है वो जब अपनी ज़रूरत के तहत ऐसी तंजीमों को प्रमोट करती है और फिर जब हाथ से बात निकलने लगती है, जब वो उनके ही मुखालिफ होते हैं, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है? ये कब खत्म होगा? शाजिया, इसका जवाब तो शायद मेरे पास भी नहीं है, आपके पास है। इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। जाहिर है जब आप इस तरह करते हैं तो फिर वो जरूरी नहीं कि हमेशा आपके लिए किसी करते हैं तो फिर वो इस्तेमाल हो, फिर मुखालिफ भी हो सकते हैं। बहरहाल ये एक सूरत-ए-हाल है, परसेप्शन है, एक है कि वो रियासत के लिए बहुत यानी कि ज़हर कातिल की मानद रखते हैं और इस तरह की चीजें जो है बिलाखिर कहीं ना कहीं आपको फिर उससे हाथ खींचना पड़ता है। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है, हमें कुछ फैसले करने चाहिए, ऐसे फैसले कि जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतर हों और जिससे जो है एक जमहूरी सोच आगे बढ़े और एक जमहूरी पाकिस्तान का जो चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आ सके। नादिर, आवाज आ रही है आपको? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। जी अच्छा नादिर, फिर अब ये बताएं, अगर चले हम अब आते हैं इन तमाम इशू को हैंडल कर लिया गया, अब आप क्या नजर आ रहा है, क्या सियासी मुस्तकबिल होगा टीएलपी का? अब वो लाजमी सी बात है अपने इस एक्शन के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है, तो क्या नजर आ रहा है? शाजिया, दिलचस्प बात बताऊं, ये बड़ी जबरदस्त बात यह है कि हुकूमत ने एक तरफ नोटिफिकेशन जारी किया है
इस जमात को बैन कर दिया और कल यानी कि जुम्मे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट जा रही है इस जमात के खिलाफ और इस जमात के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रही है सुप्रीम कोर्ट ताकि ये जमात अदालती चाराजोई न कर सके, हाई कोर्ट के ना जा सके और ना ही सुप्रीम कोर्ट आए तो ऑलरेडी इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो और अपनी हुकूमत जो है वो ये कर सके। तो ये आज बाकायदा शेख रशीद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है और इस पे हमने भी सवाल किया कि क्या रियासत हुकूमत घबरा गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो उन्होंने वहां पर आए बाएं शाएं की, लेकिन इससे नुक्ता यही था कि सुप्रीम कोर्ट जाकर हुकूमत ये रास्ता रोकना चाह रही है और मेरे ख्याल में हुकूमत इसमें बहुत संजीदा भी है और बहुत एग्रेसिव भी है। लेकिन आपसे कुछ देर पहले मुफ्ती मुनीबर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपके कराची में ही, वो बड़ी मैं सुन रहा था उसको, उन्होंने इसका पुरजोर मुतालबा किया है और कहा है कि मुज़ाकरात किया जाए और इस सिलसिले को इस हद तक ना ले जाया जाए कि फिर वापसी नामुमकिन हो। ठीक है। अच्छा महमूद साहब, अब जरा हम आ जाते हैं कि फ्रांसीसी सफीर को निकालना पाकिस्तान के लिए क्यों मुमकिन नहीं रहा। आप क्या समझते हैं, क्योंकि फ्रांस जो है वो यूरोपीय यूनियन का एक अहम मुल्क है और यूरोप पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है उसकी एक अहम मंडी उसके लिए है, क्या ये वजह भी है, इकोनॉमी भी हमारी कुछ बाउंडिंग्स है जिसकी वजह से हुकूमत ने उस वक्त तो मुआहदा कर लिया कि ठीक है हम फ्रांसीसी सफीर को जो है मुल्क बदर कर देंगे, लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं हो सकी? क्या प्रेशर था पाकिस्तान? मेरे ख्याल में वो फ्रांसीसी सफीर को निकालना या न निकालना एक फैसला है जो हुकूमत करती है। मैं समझता हूँ किसी सियासी पार्टी का या जैसे ये तो बहुत छोटी सी सियासी पार्टी है, इसका ये मुतालबा तो ठीक है, लेकिन फिर उसको अल्टीमेटम बना के पेश करना ये कोई गैर मामूली काम है। क्यों हुकूमत जो है उसको डिक्टेट किया जाए और वो एक डिक्टेशन माने। ये जो भी है कि कितने ममालिक के मुसलमान के जिन्होंने फ्रांसीसी सफीर को निकाला है, हमारे जो और फ्रांसीसी सफीर के निकालने से क्या ये मसला हल हो जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये हुकूमत, ये प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ वर्ल्ड फोरम्स के ऊपर इस्लामोफोबिया के बारे में बात करते रहे हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत इस किस्म के कामों के। तो ये इस पार्टी का मुतालबा जरूर था, होना भी चाहिए, हर एक को आजादी है कि वो जो मुतालबा करे, फिर हुकूमत के साथ बैठे। और दूसरा ये है कि हुकूमत ने जो कुछ कहा है, मैं समझ हूँ कि उसमें 20 अप्रैल की बात की थी किसी ने, तो वो 20 अप्रैल तो अभी आया ही नहीं। तो ये जो है ये मेरे ख्याल में सियासी इमेच्योरिटी की वजह से जो इनकी लीडरशिप है, और उनको शायद पता भी ना हो कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। ये पूरे मुल्क में आग लग सकती है, आप रास्ते रोक रहे हैं, लोग ट्रेवल कर रहे हैं, साथ रमजान आ रहा है, ये बदमाशी तो नहीं है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी इमेच्योरिटी है। अगर ये बड़ी सियासी पार्टी होती और उनसे लीडरशिप जो है मैच्योर होती तो मेरे ख्याल में वो इस तरह का न। लेकिन महमूद साहब, यहाँ तो सवाल उठता है कि सिविलियन सुपरमेसी की अगर बात की जाती है तो हमें तो इमरान खान साहब भी मतलब मुल्क को मफलूज करते हुए नजर आए। आपने देखा उन्होंने बिजली के बिल फाड़े, पीटीवी पे हमला किया, मतलब जलाओ घेराओ। आरिफ अलवी साहब जो कि अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने भी कहा था कि अब हम कराची को बंद करने जा रहे हैं। तो ये तो खुद उन्होंने एग्जाम्पल ट्रेंड और सेट किया, अब किस मुंह से वो जाके कोई मुज़ाकरात करते हैं? दरअसल ये पर्सनल चीज तो नहीं है, हुकूमत एक बड़ी चीज है और उसमें अगर एक पार्टी आई है हुकूमत करने के लिए तो उसको पूरा इख्तियार है, और वो जो हुकूमती मशीनरी है वो उनकी हेल्प करती है। उसको आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं या जो भी कहना चाहें, वो उस हुकूमत की हेल्प करती है जिस हुकूमत से जो उनका वो बिहेवियर था, वो भी इमेच्योरिश बिहेवियर था। और मैं ख्याल में अभी उनको अफसोस जरूर होगा। और हमारे अवाम भी समहाउ इस किस्म के नारों में के पीछे भागती है, इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसके ऊपर स्टेज के ऊपर खड़े होके बिल फाड़ना। जो एजुकेटेड लोग हैं वो कहते हैं ये क्या कर रहा है ये आदमी, और वाकई तो उस वक्त भी उन्हें बुरा कहा, अभी भी बुरा कह रहे हैं। और मेरे ख्याल में इनको क्रिटिसिज्म के लिए
इनका अपना बिहेवियर आप उनके सामने लाए, वो काफी होगा। ठीक है। कि आप तो कह रहे थे कि बिल न दे, आज आप लोग कहते कि आप टैक्स नहीं देंगे तो हुकूमत नहीं चलती। तो इस तरीके से और नई चीजें भी है, वो कही जा सकती है, लेकिन जो पिछले 2 दिनों में होगा, मेरे ख्याल में कोई हुकूमत इससे आंखें बंद नहीं कर सकती। और जो कुछ भी वो अभी कर रही है वो सही कर रही है मेरे ख्याल में, और इसी रास्ते पे उनको जाना चाहिए। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाना हो वो भी जाएं, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी रेफर करना है कि इस जुमात को निकालें। और मेरे ख्याल में जो भी मैच्योर लोग हैं वो कहेंगे कि ये इस तरह तो ठीक नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। आपकी कितनी सियासी वेट होगा, 2%, 10%, इसके मुताबिक आपके पास लोग हैं। बाकी ये इस तरह नहीं है कि जिस तरह पूरे पंजाब में ये बरेलवी मकतब फिक्र है, वो सारे लोग होशियार लोग हैं, वो समझते हैं पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत है। मेरे ख्याल में वो चलेंगे। ये जो कुछ थोड़े बहुत लोग इसको सियासी बनाना चाहते थे, अभी इस आदमी ने जो भी है, इसने अपने बाप का जो थोड़ा बहुत सरमाया था वो खो दिया है मेरे ख्याल में, अपनी इमेच्योरिटी की वजह से। कोई शायद उसको समझाने वाला नहीं था कि आराम से बात करें, आराम से हुकूमत के साथ ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये सिर्फ फ्रांस के सफीर का यहाँ से जाना कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रांस के कोई इतने ज्यादा मफादात इधर नहीं है तो उनको महसूस होगा कि पाकिस्तान में उनका सफीर नहीं है। ठीक है। बड़े मुल्कों में, इंडिया में उनका सफीर बैठा हुआ है। ठीक है नादिर, ये बात तो तय है कि रियासत को चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोई कानून को अपने हाथ में नहीं ले। कोई भी मुल्क होता है, अगर किसी तंजीम के हाथों दबाव में आके मुतालबात मान लेता है तो उसका इम्पैक्ट जरूर उसकी फौरन और इंटीरियर मिनिस्ट्री पर पड़ता है। अब और फिर आपको और बहुत सारे मामलात में, डिप्लोमेसी में और दीगर मामलात में आपको बड़ी मुश्किल उठानी पड़ती है। लेकिन मसला हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ कोई कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। पहले वजीर दाखिला एजाज शाह साहब आए, उसके बाद शेख रशीद साहब आ गए। मतलब ये उखाड़ पिछाड़ करना, ये वजीर आजम साहब को या इन दीगर जो मामलात हैं उनको तय करने के लिए इनको मशवरे कौन देता है? दरअसल हमारी सियासी पार्टियों की, जी मैं नादिर साहब से पूछ रही हूँ जी शाजिया, ये बात आपकी ठीक है कि जो मशवरे देने वाले हैं वो भी इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन जो शेख रशीद साहब है वो जहादीदा आदमी है, अवामी आदमी है, और वो अपने आप को खत्म नबूवत का मुजाहिद करार देते हैं। और उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस नारे को सामने रखा। और जब लास्ट टाइम 17 फरवरी से पहले मुज़ाकरात हो रहे थे और ज़िमनी मुआहदा किया और 60 दिन मजीद मांगे, उस वक्त ये कहाँ थे? उस वक्त ये मुआहदा करते हुए क्यों शर्त रखी कि हम ये मामला पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद ले जाएंगे और इसको मंजूर कराएंगे, जब इनको नजर आ रहा था कि ये काम हम कर ही नहीं सकते? इसकी रीजन ये है कि पूरी यूरोपीय यूनियन जो है वो फ्रांस के साथ खड़ी है, जबकि पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक का हाल देख लें कि हमारे साथ तो कोई एक मुल्क भी साथ नहीं है, कश्मीर के ऊपर हमारे साथ कोई नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत हाल में हम एक ऐसे फायदा कर रहे हैं कि जिसके यानी कि अमली तौर पर कुछ नजर नहीं आ रहा। और यकीन करें, जब मैंने यहाँ पर मुजाहरे में गया और वहां पर उनके अमीर से बात की तो उन्होंने यही सवाल उठाया कि आपने मुआहदा किया ही क्यों था? तो ये एक इमेच्योरिटी है और मेरे ख्याल में शेख साहब से ये बाइद था कि वो इस तरह करते। ठीक है नादिर बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शान रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पहली दफ़ा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात थे तब भी आपकी शान में गुस्ताखी की गई थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया अपने हुस्न सलूक से कि काफिर भी मुसलमान हो गए। ये बात तो एक अलग है। बहैसियत मिनहसुल कौम हम मज़हब में इतना इंतशार आ गया है कि हम अपनी मोहब्बत का इज़हार जो है वो बहुत गलत तरीके से करने लगे। अपनी मोहब्बत का इज़हार हम बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स से भी कर सकते हैं, जैसे दीगर मुस्लिम ममालिक करते हैं। एक तो मैसेज ये गया। दूसरा ये कि रियासत जो है उसका बड़ा अहम रोल है। बहुत अच्छी बात की कि जब वो वादा ही क्यों किया गया जो वफा ना हो सके। हुकूमत को आगे भी मामलात बड़े दूरअंदेशी के साथ तय करने होंगे, वरना मुश्किल हो जाएगी। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने के बाद।